पहला क्वेश्चन आज का हमारा, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग की बात करते हैं हम। वित्त आयोग का मतलब होता है फाइनेंस कमीशन। ये किस आर्टिकल के तहत आता है? इसके लिए जो आर्टिकल बनाया ना हमारे संविधान के अंदर, वो बनाया 280 आर्टिकल। क्या बोलेंगे? ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय वो होता है जिसके बारे में संविधान में कुछ लिखा होता है, जैसे फाइनेंस कमीशन, या फिर हम बोल सकते हैं इसको वित्त आयोग। वित्त आयोग के बारे में कहाँ पे लिखा है? आर्टिकल 280। क्वेश्चन बन जाता है अपने पास, कितने मेंबर होते हैं इसके अंदर? 5 मेंबर होते हैं। एक ही साथ चेयरमैन होता है, 4 अन्य होते हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया है? वित्त आयोग राष्ट्रपति कितने टाइम के लिए चुनता है? किस टाइम के बाद? हर 6 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, हर 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, या फिर 7 वर्ष की समाप्ति के पश्चात, या हर 5 वर्ष की समाप्ति के बाद। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर 5 वर्ष की, जो सही आंसर रहेगा ना इसका, हर 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। अगर उसको लगता है तो पहले भी कर देता है। ज़रूरी नहीं है कि 5 साल के बाद ही, अगर उसको लगता है राष्ट्रपति को, तो पहले भी क्या कर देता है? उसका गठन कर देता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 5 वर्ष रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से देखना ना हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खानवा का युद्ध, बड़े ध्यान से देखना क्या कहा गया है। खानवा का युद्ध खालिस्तान और किस-किस के बीच में लड़ा गया? अगर हम खानवा की बात करते हैं ना, शाहजहाँ के बीच में, औरंगजेब के बीच में, या फिर बाबर के बीच में, या फिर हम जहांगीर की बात करते हैं। देखो, जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था ना, वो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? ये लड़ा था 1527 में। क्या बोलेंगे? 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था ये युद्ध। तो सही आंसर क्या बना इसका? राणा सांगा के बीच में और बाबर के बीच में लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत के पॉलिटी क्वेश्चन है, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? संयुक्त बैठक का मतलब ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है यहाँ पे। अगर मान लेते हैं अपने पास कितने हैं? 2 सदन होते हैं, एक होता है अपने पास लोकसभा और एक होता है अपने पास राज्यसभा। अगर दोनों किसी बात को लेके, पहले बात सुनो, अगर लोकसभा के अंदर किसी बात को लेके सहमति नहीं बनती, मतलब बिल की बात करते हैं, कोई बिल पास नहीं होता, ऐसे ही राज्यसभा के अंदर किसी बात को लेकर सहमति नहीं बात बन पाती बिल के प्रति, तो क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति, क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। क्या बुलाता है? ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। उसको जो प्रिसाइड करेगा ना, उसकी जो अध्यक्षता करेगा, वो करता है स्पीकर। क्या करता है? उसको अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी स्पीकर करता है। किस आर्टिकल के तहत ज्वाइंट सिटिंग की बात कही गई है? ये कही गई है आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग की बात कही गई है। बड़े ध्यान से सुनना, ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम है ना सामान्य विधेयक की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करते हैं? जो अपने पास सामान्य विधेयक होते हैं, ऑर्डरली बिल भी इसको हम बोलते हैं। इसके लिए जो अपने पास संविधान, क्या बोला मैंने? संवैधानिक संशोधन बिल होता ना, उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है, क्योंकि अगर जब हम संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो हमारे को दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी, दोनों से विशेष बहुमत का मतलब 2/3 तिहाई से वो बिल पास होना ज़रूरी है। 2 तिहाई से वो बिल पास होना ज़रूरी है। और जो अपना जॉइंट सीटिंग है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसके लिए? इसके लिए होता है सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत का मतलब होता है 1 तिहाई, 1/3 सदस्य दोनों सदनों के उस बिल को पास कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी बोलते हैं, एग्जाम के अंदर याद रखना, जीएसटी की फुल फॉर्म भी आ सकती है, गुड एंड सर्विस टैक्स की सर्वोच्च दर कितनी है? ये बताना आपने। जीएसटी मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी बताया था। ये जो जीएसटी था ना, ये कब आया था? और जीएसटी डे को भी बता देना साथ साथ में। देखो, कितनी दरें होती है इसकी, क्या पूछी गई? सर्वोच्च, हाईएस्ट रेट होती है ना, वो कितनी होती है इसकी? 28%, 22%, 12% या फिर 18%। देखो, अगर हम बात करते हैं जीएसटी की, तो इसमें 4 रेट होती हैं। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम अपने पास कितनी है? 28 है, एक है 5%, एक है अपने पास 12%,
एक है अपने पास 18%, 18% ये रही और 12% ये 5 होती है और एक अपने पास 28, 4 हैं। 0 को कई बार ऐड कर लेता है एग्जामिनर 0%, लेकिन इसको नहीं मान जाता। वैसे क्या हम कह सकते हैं 5 भी हैं, लेकिन अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो 5 हैं, वैसे अपने पास 4 होती है। मैक्सिमम कितनी है? ये रही। एक बात और बताना इसमें ऑफ कमेंट बॉक्स में, जो जीएसटी है ना, ये हमारी क्या संविधान के अंदर कुछ लिखा गया है जीएसटी के बारे में? ये भी आपने बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा या फिर भूमध्य रेखा? बड़े ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ हमारे, अगर इंडिया की बात करते हैं ना, भारत की बात करते हैं, तो सिर्फ एक रेखा गुजरती है। ये मान ली हमने अपनी अर्थ, इस बीच में से एक लाइन खींच दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। याद रखना, क्या बोला मैंने? भूमध्य रेखा। जब हम थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं, 23.5 डिग्री, क्या बोला मैंने? 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोला मैंने? इसको कर्क रेखा। अगर हम 23.5 डिग्री नीचे चलते हैं, 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं हम मकर रेखा। इसको क्या बोला हमने? मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 नॉर्थ की तरफ बात करते हैं तो अपने पास कर्क रेखा है। अगर हम नीचे की बात करते हैं, उसको बोलते हैं मकर रेखा। जब हम नीचे चलते हैं, ये अपने पास सेंटर है, तो हमारा जो इंडिया है ना, यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लगभग यहाँ पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं ये अपना ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो भूमध्य रेखा, सॉरी, जो कर्क रेखा ना, सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा गुजरती है अपने पास। भूमध्य रेखा तो नीचे काफी, और अपने पास कौन सी रेखा बची? ये बची अपने पास, जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। इसका तो कोई लेना देना है नहीं अपने साथ, न मध्य भूमध्य रेखा का है। तो जो लेना देना अपना वो किसके साथ है? सिर्फ और सिर्फ कर्क रेखा। सही आंसर क्या रहेगा? कर्क रेखा, यानी इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। देखो, एग्जामिनर हमारे से पूछ लेता कई बार, जो कर्क रेखा ना, ये इंडिया में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये राज्य हैं अपने 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर मैं कॉपी में लिख लेना, पहला अपने पास क्या है? गुजरात है, फिर अपने पास राजस्थान है। हम बात करें किससे? ये अपने वेस्ट से चले, वेस्ट से ईस्ट की तरफ ऐसे चल रहे हैं, याद रखना। गुजरात है अपना, राजस्थान है, उसके बाद है हमारा मध्य प्रदेश, फिर हम बात करते हैं अपने छत्तीसगढ़ की, उसके बाद हम झारखंड, जेएच। अगर आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल आता है अपने पास, और नॉर्थ ईस्ट के सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट आते हैं, जो अपना त्रिपुरा और कौन सा बचा? अपना मिजोरम। ये 8 स्टेट हैं, याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा सर्जित सेवाएं माना जाता है? कौन सी, कौन से आर्टिकल की बात की है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 292, अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर क्या रहेगा? अनुच्छेद नंबर 312। तो हमारे पास क्या है? जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, मतलब जिसको हम आईएएस बोलते हैं, और भारतीय पुलिस सेवा, जिसको हम आईपीएस बोलते हैं। एक सेवा का सृजन और किया गया 1966 के अंदर। इसमें 1960, जिसको हम बोलते हैं आईएफएस, फॉरेनर सर्विस, मतलब समझ लेना इसको, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये। क्या बोलेंगे? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है ये। कहीं इसको आप फॉरेन सर्विस सर्विस समझ लो, फॉरेन नहीं समझेंगे इसको, इसको समझेंगे यानी भारतीय वन सेवा बोलेंगे इसको, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? किसकी बात की है? राज्य की बात की है। राज्य के राज्यपाल की हम बात कर रहे हैं। क्या भारत का प्रधानमंत्री है वो? बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संवैधानिक पद कह सकते हैं हम, जितने भी संवैधानिक पद है ना, उनको नियुक्त करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। किसका अधिकार है? राष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं होती। संबंधित राज्य जी बिल्कुल नहीं। बड़े ध्यान सुना इस बात को, यानी राज्यपाल किसकी, किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता रहेगा? वो रहेगा जी भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति उसको चुन के भेजता है। कितने टाइम के लिए? 5 साल के। अगर लगता है उसको पहले ही बुला लेता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बड़े ध्यान से देखना। दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। जिसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किसी करी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी थी। ये कब करी थी? 1905 के अंदर। कहाँ पे? ये की थी पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में की थी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण मैंने एक दो क्लास पहले ली थी। जो प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बार बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट ने उसकी सब सिर्फ और सिर्फ नेचर बदली जा रही है। क्वेश्चन है सेम, फिर उसकी नेचर कहीं पे राष्ट्रीयकरण पूछ लेता है, कहीं पे कब बना था वो पूछ लेता है, कहीं पे पूछ लेता है भाई किस कमीशन के, कौन सा कमीशन के तहत बनाया गया था इसको, ऐसे पूछ लेता है। तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था, नेशनलाइजेशन था, वो कब हुआ था? 1971, 1956, 1935 या 1949। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी 1949 को। किसका? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। इसको भारत का जो गवर्नमेंट का क्या बोलते हैं इसको, जो इंडिया गवर्नमेंट का इसको बैंक भी कहा जाता है, या फिर बैंकों का बैंक भी कहा जाता है इसको। कब हुई थी इसकी स्थापना? सॉरी, इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949 के अंदर हुआ था। स्थापना कब हुई थी ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। जो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा जी मोहम्मद इकबाल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, कई बार पेपर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? किसकी बात करिए, ध्यान सुनना। हमने बात की है सही प्रावधान कौन सा है। बस आपने क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसको देखना है आपने सही पूछा है या फिर गलत पूछा है, इस बात का ध्यान रखना बस आप। भारतीय संविधान का भाग 3 किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करता है जी। बिल्कुल गलत बात है ये। जो मौलिक कर्तव्य है ना अपने, वो किस में लिए गए हैं? भाग नंबर 4, और 4 का भी ए भाग के अंदर लिए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार हम कर्तव्य हैं अपने पास? मौलिक कर्तव्य हैं अपने पास 11। 11 मौलिक कर्तव्य। जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया ना, ये कब जोड़ा था? 1976 के अंदर जोड़ा गया था इनको। सरवण सिंह कमेटी थी वो, क्या बोलेंगे? सरवण सिंह, कई बार पूछ लेता है, सरवण सिंह कमेटी थी। और संविधान संशोधन कौन सा था? इस संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कितने कर्तव्य जोड़े गए थे उसके अंदर? 10 मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। लेकिन एक संविधान संशोधन और हुआ था। कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन हुआ था। उस संविधान संशोधन में कब हुआ था वो? 2002 में। इसमें राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया था। एक इसमें क्या जोड़ा गया था? आर्टिकल नंबर 121 ए जोड़ा गया था, जो किस में लिया गया था? अपने मौलिक अधिकार के अंदर लिया गया था। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य में ये जो अपने पास 51 ए का भी क्लोज के अंदर जोड़ा गया था इसको। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। मौलिक कर्तव्य की बात की है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या हो गया, गलत हो गया। भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों के बारे में बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, सही कहा गया है। ये आपका सही ऑप्शन रहेगा बी। भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने किस में पढ़े हैं? पिछली क्लास के अंदर भाग नंबर 3 में पढ़े हैं। और 2 के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? सिटीजनशिप यानी नागरिकता के प्रावधान के बारे में पढ़ते हैं। आगे देखो, भारतीय संविधान का भाग नंबर 4 ए नागरिकता से संबंधित नहीं, नागरिकता तो हमने अभी पढ़ी, दो के अंदर आता है। लेकिन भाग नंबर 4 किसने पढ़ा? 4 ए। ये हमारे क्या, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, जो कहां से लिए गए हैं? यूएसएसआर, याद रख लेना, यूएसएसआर से लिए गए। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर हम भगत सिंह कह सकते हैं। इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोलते हैं उनको? सीमांत गांधी। या फिर इसको लाल कुर्ती, या फिर हम कह सकते हैं खुदाई खिदमतगार। क्या बोलेंगे? खुदाई खिदमतकार के नाम से भी जानते हैं। ये लाल टोपी और लाल कुर्ती पहना करते थे, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? लाल कुर्ती और लाल टोपी के कारण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना।
13वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 ए रिपीट हो गया ना क्वेश्चन, अभी-अभी हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से किसके कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है? 19, 14, 11, 8। अभी-अभी हमने बात की 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। पहले कितने थे जब बने थे? 10 थे, मैंने सारी बातें बता दी हैं। लेकिन 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 के अंदर। उसके अंदर एक और जोड़ दिया गया था, जिसमें क्या बोला है, जो हम एजुकेशन देने का अधिकार है ना, सॉरी एजुकेशन का जो कर्तव्य है ना, शिक्षा देने का जो कर्तव्य है, वो माँ-बाप का रहेगा। कब से? एक बात और बताता हूँ मैं इसमें, 6 उम्र से लेके 14 उम्र तक ये बच्चों को क्या देंगे? हरी शिक्षा देने का जो कर्तव्य है किसका? माँ-बाप का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई, किसकी बात की हमने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक की बात करते हैं, में से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते। कितने अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते? 2, 1, 4 या फिर 3। 4 से अधिक। बात याद रखना, एक इसमें आरबीआई गवर्नर होता है और 4 क्या होते हैं? अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। याद रख लेना इस बात को। सी आंसर सही रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारतीय संविधान का 15वां भाग, इसकी बात करें, 15वें भाग की बात करें, कितने भाग होते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताना। पहले पहले तो 22 भाग थे, उसके बाद कितने बड़े हैं आप बताना इसको कमेंट बॉक्स के अंदर। अधिकृत भाषाओं के बारे में, संविधान में संशोधन, आपातकाल प्रावधान या फिर निर्वाचन आयोग। देखो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका डी आंसर सही रहेगा, यानी फोर्थ। जो भाग नंबर अपना 15 है ना, उस 15वें भाग के अंदर किसके बारे में बताया गया है? निर्वाचन के बारे में, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके लिए आर्टिकल क्या बना है? इसके लिए 324 आर्टिकल बना है। कितना बना है? 324 से लेके 329 आर्टिकल तक कहा गया है। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, किसके लिए? इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए। जो क्या करेगा? चुनाव का, उनकी डायरेक्शन का काम करेगा, उनकी सुपरविजन का काम, किसके सुपरविजन का? इलेक्शन के, और कंट्रोल का काम करेगा। ये भी एक हमारी क्या है? संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है? पहला ऑप्शन देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये किसकी बात की है? स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता की बात किस में आती है अपने पास? भाग नंबर 3 में आती है, यानी 12 से 35 हमारे पास क्या होते हैं? फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन तो ये नहीं है। आगे देखो, अल्पसंख्यकों के हित के लिए संरक्षण, ये भी नहीं है। असभ्यता का उन्मूलन, ये हम आर्टिकल नंबर 17 के अंदर पढ़ते हैं। अनुच्छेद 17, ये भी नहीं है, क्योंकि 12 से 35 तक तो हम किसकी बात करते हैं? फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। लेकिन डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करा, तो ग्राम पंचायतों का गठन, पहले भी मैं करा चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो किसमें? 40वां अनुच्छेद बताया है ना, उसके अंदर ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर रहेगा। 1939 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, क्या बोलेंगे? त्रिपुरी में। याद रखना इसको, त्रिपुरी के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में एक साइड से, यानी जो अध्यक्ष के पद पे चुनाव में उतरे, एक तो उतरे थे सुभाष चंद्र बोस, और महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया, क्या बोलेंगे? पट्टाभी सीतारामैया को अपनी साइड से खड़ा किया था। मतलब महात्मा गांधी की तरफ से पट्टाभी सीतारामैया खड़े हो गए और एक साइड से सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गया था। क्या बोलेंगे? इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गया था। कांग्रेस का अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। लेकिन उसके बाद जब जैसे ये पट्टाभी सीतारामैया हार गए ना, तो इसकी हार नहीं मानी गई है, ये महात्मा गांधी ने अपनी हार मानी। अपनी हार मानने के कारण इसको क्या हो गया? बड़ी बेइज्जती महसूस हुई, अपनी इंसल्ट महसूस हुई। तो इस बात को देखते हुए जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, उन्होंने इसकी अध्यक्षता को छोड़ दिया था। और छोड़ने के पश्चात फिर उन्होंने क्या किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। यानी क्या कह सकते हैं, त्रिपुरी के अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता छोड़कर एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के अक्षेत्र के अंतर्गत जल जिस उपयुक्त आधार रेखा से मापा जाता है, वह समुद्र में खालिस्तान समुद्री मील की दूरी तक होता है। समुद्री मील, जिसको नॉटिकल माइल में किसमें मापा जाता है? जिसको नॉटिकल माइल के अंदर। देखो बड़े ध्यान समझना, अपने यहाँ पे जो इंडिया का मैप का नक्शा ना,
यहाँ से तिरछा नीचे से थोड़ा कुछ तिरछे साइड टाइप का है। बड़े ध्यान से देखो, जो यहाँ पे जो ये गुजरात है ना यहाँ पे, ये यहाँ से ऐसे सौ ऊपर बन जाता है। इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, इसको बिल्कुल सीधा मिला दो। ये इंडिया का बीच का हिस्सा है, ये तो बच गया यहाँ। जो ये वाला हिस्सा ना, ये बच गया, ये बच गया। यहाँ से जो लाइन खींची है ना हमने, बड़े ध्यान से ना, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये रेड वाली लाइन, इसको बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेस लाइन। यहाँ से हम मापते हैं, मेजर करते हैं समुद्री मील। तो हम किसको बोला गया है? आधार रेखा कहाँ तक होती है? आधार रेखा होती है जी 12 नॉटिकल माइल से होती है। क्या बोलेंगे? 12 नॉटिकल माइल से होती है। उसके बाद 12 नॉटिकल माइल तक, याद रखना, क्या बोला मैंने? 12 नॉटिकल माइल तक, उसको बोलते हैं टेरेस्टोरियल बेस। क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल जोन बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल जोन बोलेंगे। उसके बाद फिर 24 तक किसकी बात करते हैं हमें? फिर बात करते हैं 24 तक, 24 तक, 24 नॉटिकल माइल तक। ये कौन सी होती है आपकी? कॉन्टेजियस जोन होती है। क्या बोलेंगे? इसको कॉन्टेजियस जोन बोलते हैं। फिर बेस लाइन से कितने? 200 नॉटिकल माइल। मैंने बोला 200 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल तक कौन सी होती है? इसको विशेष आर्थिक जोन या एक्सक्लूसिव जोन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव जोन भी कहा जाता है 200 तक। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसकी कौन सी दो? इसका आंसर क्या रहेगा? बी सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। आज का लास्ट क्वेश्चन अपने पास, सुभाष चंद्र बोस को 1938 में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कहां पे चुना? कहां का? हरिपुरा, कलकत्ता, दिल्ली या फिर लखनऊ? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बैक टू बैक 1938 में भी इसको अध्यक्ष चुना गया था और 1939 में भी, अभी अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया है त्रिपुरी के अंदर। लेकिन जो ये हरिपुरा है ना, यहाँ भी क्या बोलेंगे? 1938 में हरिपुरा से भी क्या चुना गया था? इसको कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था। क्या चुना गया था? इसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसका सही आंसर क्या रहेगा? ए रहेगा। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।